Hello students, welcome back to chemistry class. Today I will discuss the last part of second topic of surface chemistry, that is shape selective catalyst and enzymes. Students, in previous video I had explained you about catalysts and type of catalysts that are homogeneous and heterogeneous catalysis. इस वीडियो में मैं आप कैटलिस्ट की कुछ और कैटेगरीज बताऊंगी, जिसमें पहला आता है आपका शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और दूसरा आता है एंजाइम्स। तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होते हैं दे आर सेलेक्टिव इन नेचर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स कैटलिस्ट आर कैपेबल ऑफ सेलेक्टिंग द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा दैट इज डिसाइडेड बाय कैटलिस्ट। यहाँ पर एक बात और ऐड हो गई कि कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर साइज और पर्टिकुलर शेप के ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो उनसे बनेंगे को कैटेलाइज करेंगे, बाकी को वो कैटेलाइज नहीं करेंगे। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, चलो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है जियोलाइट्स। ये जियोलाइट वर्ड वही है जो हमने लास्ट ईयर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में पढ़ा था। तो वो जो जियोलाइट था वो हाइड्रेटेड था। वो कौन सा जियोलाइट था? हाइड्रेटेड जियोलाइट था, और वो एज अ आयन एक्सचेंजर यूज़ में आ रहा था। जो हार्ड वाटर में आयंस थे, मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह के जो आयंस थे उनको एक्सचेंज कर रहा था और हार्ड वाटर से क्या बना रहा था? सॉफ्ट वाटर। लेकिन यहाँ हम एक जियोलाइट का दूसरा फीचर देखेंगे, और वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, लेकिन वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में करेगा। कैसे? अगर मैं एक जियोलाइट का जनरल फार्मूला लिखूं तो वो क्या है फार्मूला? M विच रिप्रेजेंट्स द मेटल, X बाय N। N जो है ये इस मेटल की वैलेंसी है, और ये मेटल जनरली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो M कौन है? मेटल जो जनरली कौन से ग्रुप के मेटल होते हैं? फर्स्ट ग्रुप के। N उसकी क्या है? वैलेंसी है। X कोई भी नंबर है, ठीक है। AlO2 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जिसकी X अमाउंट है, और SiO2 जो है उसकी Y अमाउंट है, और वाटर ऑफ हाइड्रेशन के Z नंबर हैं। यानी कि इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हमें क्या करना है? पहले तो M मेटल, सब स्क्रिप्ट में क्या आएगा? X बाय N, AlO2 X, SiO2 Y, पॉइंट Z H2O, ठीक है। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एक हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर शहद भरा हुआ होता है, इसी तरीके से इस हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के अंदर पानी भरा हुआ होता है। किस में भरा हुआ होता है? केजीज में भरा हुआ होता है। और उसको जब हम गर्म करते हैं जियोलाइट को, तो वो वैक्यूम में जब गर्म करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, और वो केजीज कैसी हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। और उन केजीज की एक पर्टिकुलर शेप होगी और उन केजीज का एक पर्टिकुलर साइज होगा। उस शेप और उस साइज का ही रिएक्टेंट उसमें क्या हो पाएगा? फिट हो पाएगा, और उस शेप और उस साइज का ही प्रोडक्ट उसमें बन पाएगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सपोज करो कि इस तरह की कुछ उसमें कैविटीज बनी हुई है, ठीक है, और इनके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। लेकिन जब हमने इनको गर्म किया तो ये पानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। ये जगह कैसी हो गई? खाली। यानी ये कौन है? हमारा कैटलिस्ट है, और इसके अंदर वही रिएक्टेंट आ पाएगा जिस रिएक्टेंट का साइज और शेप किसकी तरह होगा? इसकी तरह, और प्रोडक्ट का भी शेप और साइज जो है वो इसकी तरह होगा। वही इसको क्या कर पाएगा? कैटेलाइज कर पाएगा। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं,
ठीक है। ये जो जियोलाइट्स होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, दोनों तरह से मिलते हैं। जनरली ये सिलिकेट्स होते हैं और उन सिलिकेट्स के कुछ सिलिकॉन एटम जो है वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहते हैं। जियोलाइट्स का बेस्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स, यानी कि कुछ सिलिकॉन के एटम हम एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं और कुछ सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट्स। और इनकी खास बात देखो क्या है, उसी एल्केन को, एक कोई एल्केन है उसके स्ट्रेट चेन फॉर्म को तो ये कैटेलाइज कर देंगे, लेकिन उसकी ब्रांच या साइक्लिक फॉर्म को ये कैटेलाइज नहीं करेंगे। तो अब आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेट चेन है तो वो शेप अलग हो गई, और अगर वो रिंग में है या ब्रांचिंग फॉर्म में है तो उसकी शेप क्या हो गई, अलग हो गई। कंपाउंड वही है, बस उसकी शेप क्या है, अलग अलग है। तो एक को तो वो कैटेलाइज कर रहा है, दूसरे को वो कैटेलाइज नहीं कर रहा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो वो क्या है कि ZSM5 जो है वो एक जियोलाइट का नाम है, एक उसका टाइप है। तो जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। ठीक है। ये क्या करता है, एल्कोहल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेट्रोल में। ये काम जो है अभी लैब लेवल पर ही है, जिस दिन ये इंडस्ट्रियल लेवल पर हो जाएगा उस दिन पेट्रोल जो है हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो रिन्यूएबल सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अल्कोहल से क्या बनाने लग जाएंगे, पेट्रोल। ठीक है। ये ZSM5 में जो 5 का मतलब है ये पोर्स के साइज़ का नंबर है। जिस तरह से हमारे घर में कई तरह की छलनी होती है, जैसे गेहूँ छानने की होती है छलनी, आटा छानने की होती है, तो उनके पोर्स का साइज़, चाय छानने की छलनी होती है, सबके साइज़ कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये उसका एक नंबर है और वो नंबर क्या है, 5 है। ठीक है। तो ये हमने सारी बातें किसके बारे में करी, जियोलाइट्स के बारे में। जनरली इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि गिव अ शॉर्ट नोट ऑन जियोलाइट्स, या फिर कई बार वो कह लेते हैं कि वाई जियोलाइट्स आर कॉल्ड एज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, या गिव एन एग्जांपल ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बट द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल। तो हमें इसमें मेन बातें क्या याद रखनी थी, जियोलाइट्स इसका एग्जाम्पल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। दीज आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स एंड इफ दे आर सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट दे कैन कैटेलाइज द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स बट नॉट ब्रांच्ड एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट zeolite, that is ZSM5, which can convert alcohol to petrol, and if zeolites are in hydrated form then they can act as a ion exchangers। ठीक है, जिसको हमने परमुटेड मेथड के नाम से लास्ट ईयर पढ़ा था। तो दिस इज ऑल अबाउट शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज एंजाइम्स। देखो, जो एंजाइम वर्ड है वो हमारी केमिस्ट्री में कई बार आएगा ये एंजाइम वर्ड हमारी केमिस्ट्री के अंदर। बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में, पूरी डिटेल पढ़ी थी एंजाइम्स के बारे में। अब हम उसका कुछ और पार्ट समझेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ हम उसको एज अ कैटलिस्ट समझेंगे। तो मैं पहले ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अगर कोई हमसे पूछे कि एंजाइम क्या है, ठीक है, तो एक हम इसको 2 वर्ड्स में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंजाइम्स कौन है। अगर हमें इसको एक वर्ड में, हमें इसको 1 वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो वो क्या टर्म है, बायोकैटलिस्ट। कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। क्या मतलब हुआ बायोकैटलिस्ट, कि दे कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस।
बताओ बायोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ होती हैं? लिविंग बींग्स में। लिविंग बींग्स कौन होते हैं? प्लांट एंड एनिमल्स। यानी प्लांट और एनिमल्स के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जितनी भी रिएक्शंस होती है उनको कैटेलाइज करने का काम कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। हमने बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ा है और वहाँ पर हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था कि जो सभी एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें कि भाई ये किससे बने हुए होते हैं, तो ये किससे बने हुए होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन से। सभी एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं? सबसे पहला कैरेक्टर है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का क्या मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें से जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एंजाइम ही क्या करेगा? कैटेलाइज करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देख लीजिए जो हमने बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ा है कि अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसका हाइड्रोलिसिस करते हैं? माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं? हमको 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो ये रिएक्शन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है? माल्टेज की प्रेजेंस में होती है। इसी तरीके से अगर हम स्यूक्रोज ले लेते हैं तो स्यूक्रोज जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस क्या बनाता है? फ्रुक्टोज। अगर तो ये रिएक्शन लैब में करा रहे हैं हम, तब तो किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी? H+ की प्रेजेंस में। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में हो रही है तो किसी एंजाइम की प्रेजेंस में होगी, जैसे कौन हो जाएगा? इन्वर्टेज। ऐसे ही आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड्स में, जो स्टमक में मिलता है। इसी तरीके से इंटेस्टाइन में एक एंजाइम मिलता है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड्स में कर देता है। इसी तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि अपना अलग अलग रिएक्शंस को क्या करेंगे? कैटेलाइज करेंगे। ठीक है। तो ऑल द एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो है एफिशिएंसी। एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। अगर हम नॉन लिविंग कैटेलिस्ट की बात, अगर हम नॉर्मली कैटेलिस्ट की बात करें, जैसे हैबर प्रोसेस में आयरन था, जैसे ओस्टवाल्ड प्रोसेस में प्लेटिनम था, ऐसे ही अगर हम एंजाइम की बात करें तो और दोनों की एफिशिएंसी को कंपेयर करें तो एंजाइम्स आर मोर एफिशिएंट देन आयरन और प्लेटिनम एक्सेट्रा। ये किसी भी रिएक्शन को 10 to the power 20 टाइम्स क्या कर देंगे? फास्ट कर देंगे। 10 to the 20 टाइम्स। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो, आप सोचो ज़रा, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम कभी इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जनरली जब हम एक मील लेते हैं, यानी कि अपने या सपोज करो लंच लिया हमने, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को कितना टाइम लगता है? 5 घंटे। करीब करीब 5-6 घंटे बाद हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। यानी कि जो भी हमने मील लिया उसको डाइजेस्ट होने में कितने घंटे लगे? 5 घंटे। ठीक है। और उसको डाइजेस्ट करने में किसने हेल्प करे? एंजाइम्स ने। डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स हैं, उन्होंने उनको क्या करा? रिएक्शन को कैटेलाइज करा, फास्ट की, और वो 5 आवर्स में फूड का डाइजेशन हो गया। ठीक है। अब सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम्स ना होते, अगर ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते तो क्या होता? इसी फूड को डाइजेस्ट होने में 50 साल लग जाते। कैन यू इमेजिन? 50 ईयर्स। जो काम एंजाइम्स ने 5 आवर्स में कर दिया, वो काम अगर बिना एंजाइम के होता तो कितने ईयर्स लग जाते? 50 ईयर्स लग जाते। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ एफिशिएंट दे आर। एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट। ठीक है। तो एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक। स्मॉल अमाउंट
एंजाइम्स की हमें बहुत थोड़ी सी अमाउंट चाहिए, ये नहीं कि ये एफिशिएंसी ज़्यादा है, इनको बहुत काम करना है तो इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी, नहीं नहीं। एंजाइम्स जो होते हैं इनकी बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर देखो, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कैटेलिस्ट होते हैं वो कंज्यूम नहीं होते हैं, दे विल रीजेनरेट after the completion of reaction. In the same way as the enzymes are also catalysts, they will regenerate after the reaction. थोड़ी सी मात्रा चाहिए और वो भी क्या हो जाएगी, रीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। यहाँ पर ऑप्टिमम का क्या मतलब है? ऑप्टिमम का मतलब ये है सूटेबल। एंजाइम्स को काम करने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए और सूटेबल पीएच चाहिए। आपने पढ़ा था लोअर क्लासेस में कि जब पेप्सिन वर्क करता है तो वो एसिडिक मीडियम में करता है, यानी उस समय पीएच क्या होगा, कम। कोई एंजाइम जो है वो बेसिक मीडियम में काम करता है तो पीएच ज़्यादा चाहिए। लेकिन जनरली जो है वो 7 के आसपास, 7.47 7 के आसपास जब इनका पीएच होता है, अगर हम एक जनरलाइजेशन कर दें तो 7 के आसपास पीएच पर ये अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का होता है, बताओ हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब किसी को फीवर हो जाता है तो उस समय में उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है और वो कुछ हल्का खाना खाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर रेज होने की वजह से एंजाइम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी जगह से फूड का डाइजेशन में उसको का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। इन द सेम वे आपने कई बार देखा होगा जब एसिडिटी हो जाती है, मतलब एसिडिटी होती है तो पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब एसिडिटी में भी हमें फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि पीएच का लेवल ऑप्टिमम नहीं रहा एंजाइम के फंक्शन के लिए। तो ये बहुत ही आपका समझने वाली बात है और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है कि जब फीवर हो जाता है तो खाना देर से क्यों डाइजेस्ट होता है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में टर्म आती है इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। इसका मतलब वही है जो हमने किस में करा था, प्रीवियस वीडियो में किया था कि इनहिबिटर्स वो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे और पॉइजन्स वो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिटर्स नॉट पॉइजन्स, ये पॉइजन वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, एक्टिवेटर्स आएगा, इनहिबिटर्स एंड प्रोमोटर्स। इनहिबिटर्स वो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगे और प्रमोटर्स वो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। ये बात अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक क्यों होते हैं, तो हमें एक ही क्वेश्चन में, एक ही वर्ड में आंसर देना है कि एंजाइम के पास क्या होती है, एक्टिव साइट होती है और उस एक्टिव साइट में पर्टिकुलर शेप का ही सबस्ट्रेट जुड़ सकता है, इसलिए ये कैसे नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक। अगर कोई इसकी सरफेस को रफ बना देगा, यानी कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, तो वो प्रोमोटर की तरह काम कर देगा, और अगर कोई इसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा तो वो किसकी तरह काम कर देगा, इनहिबिटर की तरह, जैसे हमने हेट्रोजेनस कैटलिस्ट वगैरह में पढ़ा था। ठीक है, तो बताओ एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए फटाफट। दीज आर बायो कैटलिस्ट, they are formed by globular protein, they are specific in nature, highly efficient, their small amount is needed, they work at a optimum temperature and pH, and inhibitors and promoters can change the efficiency of catalyst, यानी कि enzymes। अब जो मेन बात आती है वो आता है मैकेनिज्म। अब जैसे ही मैंने यहाँ मैकेनिज्म का नाम लिया तो वैसे ही आपके माइंड में आना चाहिए कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस कैटालिसिस में क्या था। तो जब हमने होमोजेनस कैटालिसिस पढ़ा था उसका था इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, बोलो ये किसके अंदर थी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी? होमोजेनस में थी। और जब हमने हेट्रो पढ़ा था तो उसकी थ्योरी का नाम क्या था भाई? एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब जब हम एंजाइम के मैकेनिज्म कर रहे हैं तो इसकी थ्योरी का नाम क्या है? लॉक एंड की थ्योरी।
तो कई बार क्या होता है कि ये आपसे मल्टीपल चॉइस टाइप की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर पूछ लेते हैं लॉक एंड की थ्योरी जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस, होमोजीनस कैटालिसिस, एंजाइम्स। तो आप इसमें क्या बताएंगे, एंजाइम्स बताएंगे। ठीक है। अब लॉक एंड की थ्योरी क्या कहती है, लॉक एंड की थ्योरी ये कहती है कि जिस तरह से हर ताले की एक पर्टिकुलर चाबी होती है, ठीक उसी तरीके से किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या रखा है, लॉक एंड की थ्योरी। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है E+S। ई का मतलब क्या है, एंजाइम, एस का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो जब एंजाइम जो है वो रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट्स के साथ जुड़ेगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को मैंने शो करा है, तो किस तरह से शो करा है, ब्रैकेट से शो करा है, और ये रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है। उसके बाद में जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, यानी कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अभी भी वो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा। और उसके बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। आप इस रिएक्शन में देखिए कि यहाँ एंजाइम किसका काम कर रहा था, रिएक्टेंट साइड पर है, और यहाँ एंजाइम आपको फिर से कौन सी साइड पे मिल गया, प्रोडक्ट साइड पे मिल गया, यानी ये फिर से क्या हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली समझना है। यहाँ थोड़ा छोटा डायग्राम बना हुआ है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना करके इसको समझा देती हूँ कि ये हमारा कौन है, एंजाइम है, ये कौन है, एंजाइम, और ये कौन है, हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, दोनों आपस में जुड़े और इन्होंने क्या बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये जो सबस्ट्रेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैं दूसरे कलर से शो कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, और अभी भी ये इससे जुड़ा हुआ है यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, EP कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और लास्ट के अंदर आके क्या हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है। ये वाला जो आपका हो गया, ये कौन हो गए, आपके प्रोडक्ट्स, और ये कौन हो गया, आपका एंजाइम। ठीक है। एंजाइम रिएक्टेंट साइड पर है, एंजाइम प्रोडक्ट साइड पर है, यानी ये क्या हो गया, रीजेनरेट हो गया। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैटलिस्ट के दो और टाइप बताए, एक जो लिविंग बींग्स में मिलता है और कैटलिस्ट का काम करता है जो एंजाइम्स हैं, और दूसरा शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट हैं जो पर्टिकुलर शेप के जो रिएक्टेंट है और पर्टिकुलर साइज़ की जो रिएक्टेंट्स हैं केवल उन्हीं को क्या कर सकते हैं, कैटेलाइज कर सकते हैं। दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत आसान है, तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, समझनी है और उसको याद करना है। ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ ठीक से समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी, डू स्टडी, गुड बाय।